नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप दिनेश कुमार सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में बंगाल में विकास का अंतर दूर करने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने दोपहर बाद बिहार में 48,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का किया उद्घाटन। कहा, इस पहल से शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र आधुनिक और होंगे मजबूत। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, गरीबों में वितरण के लिए खाद्यान्नों की खरीद निर्बाध रूप से रहेगी जारी। और बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र ने पिछले 10 वर्ष में बंगाल में विकास के अंतर को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने आज सुबह पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर में 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए गति प्रदान कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कल 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इन पहलों में रेलवे, बंदरगाह और पेट्रोलियम से जुड़ी कई विकास परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने कहा, पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी द्वार के रूप में कार्य करता है और इस द्वार में पूर्व में विकास का प्रवेश बिंदु बनने की क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में सड़क मार्ग, रेलवे, जल मार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित कर रही है। उन्होंने पुरुलिया जिले में स्थित दामोदर घाटी निगम की रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने 650 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में सल्फर अलग करने के फ्लू गैस प्रणाली का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर बंगाल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिजली एक महत्वपूर्ण घटक है जो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के विकास को आगे ले जाती है। उन्होंने कहा कि रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन के दूसरे चरण की आधारशिला इसी दिशा में एक कदम है। इस पहल से राज्य में 11,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। श्री मोदी ने 1,986 करोड़ रुपए के बने राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर 4 लेन के 100 किलोमीटर लंबे फरक्का रायगंज खंड का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने राज्य में 940 करोड़ रुपए से अधिक की 4 रेल परियोजनाओं को राष्ट्र की समर्पित की। ये हैं दामोदर मोइसिला लाइन का दोहरीकरण, रामपुर घाट और मुराराई के बीच तीसरी रेल लाइन, बाजार साऊ अमीमगंज लाइन का दोहरीकरण और अमीमगंज और मुर्शिदाबाद को जोड़ने वाली नई रेल लाइन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के औरंगाबाद में 21,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई राष्ट्र को समर्पित किए। उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और निर्माण की शुरुआत भी की। प्रधानमंत्री ने दक्षिण और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 6 लेन के एक पुल का शिलान्यास किया। यह पुल मौजूदा जेपी गंगा सेतु के समानांतर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने बिहार में 3 रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें पाटलिपुत्र पहलेजा लाइन का दोहरीकरण तथा बंधुआ और पैमार के बीच 26 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन शामिल है। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे के अंतर्गत 2,190 करोड़ रुपए से अधिक की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें पटना, सोनपुर, नवगछिया और छपरा में मलजल संशोधन संयंत्र शामिल है। इनसे गंगा नदी में स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने पटना में यूनिटी मॉल की भी आधारशिला रखी। इसकी लागत 213 करोड़ रुपए से अधिक होगी और इससे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा मोथा के नाम से प्रचलित इंडिपेंडेंस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस और अन्य पक्षों के बीच समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, त्रिपुरा मोथा प्रमुख प्रद्योत देव वर्मा और अन्य वरिष्ठ नेता इस अवसर पर मौजूद थे। श्री शाह ने कहा, यह त्रिपुरा के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त, हिंसा मुक्त और विवाद मुक्त करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों के संगठन के तहत राष्ट्रीय शहरी विकास वित्त और विकास निगम NUCFDC का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को आधुनिक और मजबूत करना है। इस अवसर पर श्री शाह ने सहकारी बैंकों के सभी हितधारकों से बैंकिंग क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। उन्होंने विश्वास जताया कि संगठन वन टाउन हमारे शहरी सहकारी बैंक अभियान के तहत हर कस्बे में एक शहर एक सहकारी बैंक विकसित करेगा।
श्री शाह ने आगे बढ़ने के लिए हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी सहकारी बैंकों के सहयोग से देश का समावेशी आर्थिक विकास संभव है और इस आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम छोर तक पहुंचे। उन्होंने कहा विकास के आकलन के लिए आंकड़े एकमात्र आधार नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि देश के विकास में बड़े स्तर पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो। श्री शाह ने कहा इस संगठन की स्थापना आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। मंत्रालय के अनुसार NUCFDC को गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि विश्व क्षमता और मानवीय मूल्यों के कारण भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने पर ध्यान दे रहा है। आज नई दिल्ली में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने से संबंधित विषय पर एक निजी समाचार एजेंसी के साथ बातचीत में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की इच्छा शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़े माध्यम रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य मॉडल में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हाल ही में काफी प्रगति की है। कोविड संकट के दौरान वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों में वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 150 से अधिक देशों को गुणवत्तापूर्ण सस्ती दवाइयों की आपूर्ति की। श्री मांडविया ने संकट के बावजूद तेज गति से टीके लगाने के लिए भारत की क्षमता के प्रबंधन की सराहना की। उद्यान उत्सव 2024 के प्रथम चरण के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान जनता के लिए 31 मार्च तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि लोग सोमवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उद्यान में जा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट राष्ट्रपति भवन .gov.in पर अग्रिम बुकिंग की जा सकती है। अमृत उद्यान सीधे पहुंचने वाले दर्शक राष्ट्रपति भवन के द्वार संख्या 12 के पास स्वयं सेवा या सुविधा केंद्र से स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। भारत ने अबू धाबी में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के परिणाम को अच्छा और पूरी तरह संतोषजनक बताया है। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि संगठन के देशों ने किसानों और मछुआरों के हितों का पूरा सम्मान और संरक्षण देने की नीति जारी रखी है। सम्मेलन में 166 सदस्यों वाले विश्व व्यापार संगठन के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत में गरीबों को खाद्य वितरण के लिए अनाज की खरीद बिना किसी बाधा के जारी है। सम्मेलन में सदस्य देश कृषि और मछुआरों को सब्सिडी जैसे मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण इसे 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था, लेकिन सार्वजनिक खाद्य भंडार और मछुआरों के लिए सब्सिडी पर रोक का अस्थायी समाधान तलाशने जैसे मुद्दों पर कोई फैसला किए बिना ही वार्ता संपन्न हो गई। हालांकि ई वाणिज्य व्यापार पर आयात शुल्क से छूट की अवधि 2 वर्ष बढ़ाने की सहमति बन गई है। झारखंड में विधानसभा के बजट के अंतिम दिन आज विपक्ष ने दुमका जिले में हंसडीहा में स्पेन की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर हंगामा किया। विपक्षी दलों ने राज्य में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर नाराजगी व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सदन की कार्रवाई पहले दोपहर तक और बाद में 2 बजे तक स्थगित कर दी। दुमका जिले में हंसडीहा पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल रात स्पेन की एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया। जब यह महिला अपने पति के साथ मोटर बाइक पर जा रही थी तो करीब आधे दर्जन युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। यह दंपति दुमका में रुके हुए थे और भागलपुर जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार घटनास्थल पहुंचे और पूरे मामले की जांच की। उन्होंने कहा कि इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अन्य युवकों की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर छापे मार रही है। बेंगलुरु में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। इससे पहले महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स ने गुजरात जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने 26 गेंद रहते ही 143 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 142 रन बनाए। वहीं यूपी वॉरियर्स के लिए 33 गेंदों में 60 रनों के शानदार योगदान के साथ ग्रेस हैरिस नाबाद रही। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर बुबलिक का सामना यूगो हेम्बर्ट से होगा। कल कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक के साथ सेमीफाइनल मैच में रूस के आंद्रे रूबलेव को खेल भावना के विपरीत आचरण के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया था। बुबलिक को 6-7, 7-6, 6-5 से विजयी घोषित किया गया था। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुए।
नमस्कार।